अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। वडोदरा एक ऐसा शहर जिसे यूं ही कला नगरी नहीं कहा जाता है। यहाँ की हवा में रचनात्मकता है, दीवारों पर रंग है और हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई कलाकार अपने हुनर से जीवन को नए रंग दे रहा होता है। यहाँ कला सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि हम कह सकते हैं संस्कार है, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों से दिलों पर राज करती आई है। और शायद यही वो वजह है कि वडोदरा के कलाकार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वडोदरा की एक ऐसी ही शख्सियत से जिनका सफर वडोदरा की गलियों से शुरू हुआ और उन्होंने अपने हुनर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस शहर की पहचान बनाई। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक कंपोजर प्रयाग जोशी मौजूद हैं, जिनका म्यूजिक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द ब्लैक एसेंस में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रयाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी संगीत के इस सफर की शुरुआत किस तरह से हुई? सो बेसिकली वैसे देखा जाए तो मैं एक पहला बड़ौदा का एक लड़का हूँ जो नेशनल टेलीविज़न पे मैं मतलब आया हूँ। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई वाज़ द पार्टिसिपेंट, और मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई और वहाँ से ही मुझे एक एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ और एक जो इंटरेस्ट था वो वहीं से डेवलप हुआ। तो उसके बाद ही फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ सीखना है, कुछ अगर आगे बढ़ना है तो शायद बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैं फिर उसके बाद फिर बॉम्बे गया, 14 साल में बॉम्बे रहा और फिर अभी वापस मैं मेरे होम टाउन बड़ौदा में आया हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो इंडस्ट्री बॉम्बे में है वो इंडस्ट्री में बड़ौदा में बनाना है। ओके, तो आपने मतलब कौन सी ईयर में मतलब म्यूजिक से जुड़े और फिल्मों से किस तरह से जुड़े आप अपने हाँ, संगीत को लेकर? सो मैं जब पहली बार जब बॉम्बे गया, सो मेरे दिमाग में एक थॉट था कि मतलब मैं एक बैंड में परफॉर्म करता था एज ए कीबोर्डिस्ट। तो मैं एज ए कीबोर्डिस्ट बॉम्बे गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मार्केट में जो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोई अपना ओरिजिनल पे काम कर रहा है, कोई लिरिक्स एज ए लिरिसिस्ट काम कर रहा है, कोई म्यूजिक दे रहा है, कोई साउंड इंजीनियर है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये फील्ड एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है। तो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैं आई वाज़ वर्किंग एज़ एन इंटर्न इन एम्पायर स्टूडियो। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। सो एट दैट टाइम एम्पायर स्टूडियो वाज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो इन एशिया। हम्म। अभी खैर यशराज है। तो मुझे वहाँ पे मौका मिला एज़ एन इंटर्न वहाँ पे काम करने का, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर्स के साथ मैं जुड़ा, उनके संपर्क में मैं आया और फिर छोटी-छोटी फ़िल्म्स से मैंने शुरुआत की। पहले मैंने एज़ अ अरेंजर, एज़ अ प्रोग्रामर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद मैंने जयेश भाई जोरदार, जो लॉकडाउन के टाइम पे जो फ़िल्म आई थी, उसमें मैंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। सो आई वाज़ असिस्टिंग, उसमें मैंने बीजीएम दिया है। काफ़ी एनिमेशन फ़िल्म्स है, काफ़ी एडवर्ड्स में मैंने बहुत काम किया है, एड फ़िल्म्स में मैंने बहुत काम किया है। बाकी जो चीज़ है वो मेरे सोशल मीडिया पे तो डेफ़िनेटली सबको देखने को मिल जाएगी। द ब्लैक एसेंस में आपको काम करने का कैसे मौका मिला? सो द ब्लैक एसेंस, ये फ़िल्म डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है साहिल कंदोई, जो सालों से ऑस्ट्रेलिया में है। हम्म। वैसे वो भी बड़ौदा से ही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वाया वाया किसी के थ्रू उनको मेरा नंबर मिला एंड वी गॉट कनेक्टेड थ्रू फ़ोन, और उन्होंने बताया कि मेरी एक फ़िल्म है, 1 आवर 10 मिनट्स की फ़िल्म है। वो शॉर्ट फ़िल्म भी नहीं है, उसको एक मिनी फीचर फ़िल्म आप कंसिडर कर सकते हो। और फिर बस वहीं से वो काम मिला और उन्होंने मुझे फ़ोन पे फ़िल्म नरेट की। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने फ़िल्म मुझे भेजी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ब्लैक एसेंस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ब्लैक एसेंस फ़िल्म फिलोसॉफ़िकल एक मैसेज के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप एक फ़िल्म है। जो लोकल वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, उन्होंने ही उसमें मतलब पार्ट लिया है, उन्होंने एक्ट किया है और बहुत बेहतरीन फ़िल्म बनी है।
मतलब जो हालाँकि अभी जो ओटीटी पे जितनी भी फ़िल्म्स आप देखते हो तो उस प्रकार की वो फ़िल्म है। और बस वहीं पे उसका प्रीमियर भी था, ग्रैंड प्रीमियर सिडनी में हुआ है। और अभी पता नहीं कि वो कहाँ पे रिलीज़ होगी, बट जल्द से जल्द हमें वो भी समझ मतलब पता चल जाएगा कि वो ओटीटी पे आएगी या थिएटर रिलीज़ होगी। तो आपने जैसे कि ब्लैक एसेंस फ़िल्म में एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र आपने उस फ़िल्म को म्यूज़िक दिया है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जान डाली है इस फ़िल्म में, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है? ये पूरा प्रोसेस किस तरह से मतलब होता है? इनिशियली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर के बीच में ये गैप होना मतलब होता ही यही है, क्योंकि हुँ, उनका एक विज़न अलग होता है, क्योंकि वो उनकी प्रोडक्ट है, उनका बेबी है। उसको कैसे डेकोरेट करना है, वो उनका एक विज़न रहता है। हर एक की अपनी-अपनी क्रिएटिव की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो इनिशियल स्टेज पे साहिल भाई क्या कहना चाहते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं मेरे एंड से कुछ देता था, और वो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग के स्टेज पे वो रिजेक्ट भी होता था। तो ये उस लेवल पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वाला मामला भी होता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो दिन रात उस पर कुछ सोचते हो, और ये एक नए बेबी को जन्म देने वाली बात है। मतलब आपको टोटली नया कुछ क्रिएट करके देना है उनको, और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली वो रिजेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन वो उसको जस्टिस बोल सकते हैं हम कि हमने जस्टिस नहीं दिया है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम लोग उस पे काम करना शुरू किए, धीरे 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 फिर वो दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वो फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि अलग-अलग जॉनरा पे फ़िल्म बनती है, जैसे कि रोमांटिक फ़िल्म है, एक्शन फ़िल्म है, थ्रिलर फ़िल्म है, तो इसमें फिर डिफ़रेंस कैसे आता है? म्यूज़िक कंपोज़ अगर आपको करना है किसी थ्रिलर फ़िल्म के लिए, तो उस पे हम्म। आपको कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर हम रोमांटिक फ़िल्म की बात करते हैं, तो उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए? सो वो तो टेक्निकल, वैसे तो ये सवाल बहुत टेक्निकल है, तो उसको मैं जब तक प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा तो आपको हुँ, समझ में नहीं आएगा। बट हर एक का, जैसे मैंने बताया कि हर डायरेक्टर का, हर प्रोड्यूसर का एक टेस्ट अलग होता है। जैसे अगर हम कॉमेडी हॉरर फिल्म की बात करें, तो हालांकि वो हॉरर फिल्म है लेकिन उसमें कॉमेडी म्यूजिक दिया गया है। हुँ। तो वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर को क्या फ्लेवर चाहिए, कौन से जॉनर पे काम करना है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, अभी मतलब इंडस्ट्री में और लोगों के बीच में भी एक माइंडसेट बन गया है कि ये जो ऑटो ट्यून वर्ड है, हम्म। कि मतलब सिंगर्स ऑटो ट्यून के साथ ही मतलब इतना अच्छा गा पा रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल में इसकी सच्चाई कितनी, मतलब ऑटो ट्यून कितना इम्पैक्ट डाल पाता है ये आवाज़ पर? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है। आ, हम एक टर्म यूज करते हैं 19-20, हुँ, है ना? तो कि हम लोग ट्राई करते हैं कि वो चीज 20-20 हो जाए या 0-0 हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यूनर डालने की वजह से सिंगर्स, अगर आपने उस चीज़ को खराब गाया है तो वो ठीक कर देगा, तो वैसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। काफ़ी म्यूजिक कंपोजर्स, काफ़ी सिंगर्स, जैसे अरिजीत सिंह ने भी एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बोला है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद वो बैलेंस करता है उस सुर को। अगर आपने 11 पे गाया है तो वो 20 नहीं कर पाएगा, अगर आपने 19 पे गाया है तो वो मैच करके उस पिच को करेक्ट करके वो अच्छा साउंड करता है। सो ऑटो ट्यूनर ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यूनर डालने से आप सिंगर बन हुँ। जाओगे, वैसा नहीं है, क्योंकि रियाज बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी क्लासिकल में बहुत पावर है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये चीज़ नहीं समझ पाती कि रियाज कितना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, आपको रियाज, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी मतलब जैसा कि मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में द ब्लैक एसेंस के बारे में पूरी आर्टिकल मतलब प्रिंट होकर आई थी, तो मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रीमियर हुआ था, तो मतलब वो कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए कि आपने वडोदरा से अपने सफ़र की शुरुआत की और अभी मतलब आपका बनाया हुआ म्यूज़िक ऑस्ट्रेलिया में उसकी गूंज है, तो फिर किस तरह से? नहीं, बहुत खुशी है उस फ़िल्म का एक पार्ट, एक हिस्सा बनने के लिए। मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ। सिर्फ़ दुःख की बात वही है कि मैं वहाँ खुद पर्सनली जाके उस प्रीमियर को मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन वही है, ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, हम पूरे बड़ौदा के जितने भी लोग हैं, हम सब के लिए एक गर्व की बात है। और रिस्पॉन्स किस तरह से आया? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे, व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, आई वाज़ स्टडीइंग इन कॉलेज, तो वहाँ के मेरे जो बैचमेट्स थे, दे स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो समहाउ वो लोग भी साहिल जी के कलीग थे ऑफिस में या कहीं पे। तो उन्होंने भी वो फिल्म अटेंड की है, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है।
तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत वडोदरा से की थी, फिर आप बॉम्बे गए, फिर आपने सोचा कि आपको वडोदरा में ही आकर एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करनी है जैसा बॉम्बे में हम देखते हैं। तो मतलब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स, आप क्या करना चाहते हैं वडोदरा शहर में ही रहकर? तो बस वही है, जो इंडस्ट्री वहाँ पे है, बॉम्बे में है, जिस तरह से फिल्म्स बनती है, जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए जो जितने भी बैनर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी यहाँ पे उस हिसाब से फिल्म मेकिंग के लिए एक इंडस्ट्री क्रिएट हो। हालांकि आज ज़्यादा काम अहमदाबाद में हो रहा है, तो वो चीज़ बड़ौदा में भी हो, क्योंकि बड़ौदा में भी टैलेंट कम नहीं है। हमारे यहाँ पे म्यूज़िक कॉलेज है, बहुत सारे लड़के हैं जो बाहर से आते हैं सिंगिंग सीखने के लिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल को परस्यू करने के लिए। तो यही है कि, और मैं हालांकि मैं एक यूट्यूब चैनल पे मैं बैनर भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ साउंड के लिए, ऑडियो के लिए, जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल्स लेके आइए, हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे और आपको स्टेज देंगे। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसको लेकर मतलब आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे ऐसे रीजनल फ़िल्म्स बन रही, जैसे मराठी तो ऑलरेडी थी, बंगाली, कलकत्ता में बंगाली इंडस्ट्री का भी काफ़ी मतलब एक इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो गुजराती इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है, तो अच्छा है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म रहेगा। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो बॉम्बे जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए गुजराती इंडस्ट्री का भी एक डोर ओपन रहेगा। और उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो संगीत के क्षेत्र में मतलब सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग जर्नी होती है एक्चुअल में, ये अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो? बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, यंगस्टर्स जितने भी है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यंगस्टर्स है, और ख़ास करके जो इंडियन है, जो गुजराती है, तो पहले तो आप अपना एक जॉनर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। मैं खुद एक मेटल बैंड से मैं बिलोंग करता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि बड़ौदा में मेटल सुनने वाले बहुत कम हैं। जैसे ही मैंने किशोर कुमार के गाने गाना शुरू किया, तो मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। सो आई हैव रियलाइज कि मैं बड़ौदा में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, तो मुझे या तो हिंदी या तो गुजराती ही गाना चाहिए। तो यंगस्टर्स के लिए यही एक मेरा मैसेज है कि बहुत रियाज करे, बहुत प्रैक्टिस करे। जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं है। बहुत सारे हमारे सीनियर जो म्यूजिक कंपोजर्स है, जो म्यूजिशियंस है, उन्होंने भी बहुत बार अपने इंटरव्यूज में, यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स पे बोला है ये कि आपको म्यूजिक में एक साल लगाने के लिए पूरा एक जन्म आपको कम पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। रियाज करे, हिंदुस्तानी क्लासिकल आप सीखे, अगर आपको वेस्टर्न में इंटरेस्ट हो तो आप वेस्टर्न म्यूजिक प्रॉपरली सीखे। और बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी चीज़ होती है, प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, लिरिक्स पे ध्यान देना है, डायनामिक्स, वॉइस डायनामिक्स पे ध्यान देना है, तो ये सब उनको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि म्यूज़िक के बारे में ऐसी क्या वो एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, बट मतलब एक आप जब म्यूजिक कंपोज करते हैं या म्यूजिक लिखते हैं तो एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक लगाव होता है म्यूजिक के साथ, तो ऐसी कोई चीज? इंस्पिरेशन तो मेरा मानना है कि हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही आता है, चाहे वो सिंगर हो या कंपोजर हो या साउंड इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर हो। तो मैं भी जब मुझे भी काम करने का मौका मिलता है डायरेक्टर्स लोग के साथ, तो मैं भी ऐसे ऐसे फिल्म्स के बैकग्राउंड स्कोर्स, म्यूज़िक मैं सुनता रहता हूँ। हालांकि मैं अभी ही सुन रहा था, अभी एक लेटेस्ट गाना आया है सचिन जीगर का, सोनू निगम का, बहुत काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा कोलैबोरेशन, अच्छा एक गाना आया है। हालांकि बहुत क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि ये गाना, इसके ये गाने जैसा साउंड हो रहा है, ये गाने जैसा साउंड हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 12 स्वर है, 12 स्वर का वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो चीज मैच होती है। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो गाना आपको पसंद आना चाहिए।
ओके, तो अभी मतलब हम देखते हैं, हम सुनते हैं ऐसा कि अगर कोई भी फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उसके गाने में मतलब बहुत दम है, गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि इस गाने की वज़ह से फ़िल्म हिट कर गई, क्योंकि गाना सुनने के लिए लोग स्पेशली थिएटर्स में जा रहे हैं, तो मतलब क्या इम्पैक्ट होता है म्यूज़िक का फ़िल्म पर? ये एक लेगेसी है, मतलब ये एक प्रैक्टिस रही है कि कोई भी गाना फ़िल्म के पहले रिलीज़ करते हैं ताकि उस फ़िल्म के बारे में हुँ, लोगों तक बात पहुँचे। और मेरे हिसाब से बीइंग अ म्यूज़िक कंपोज़र, अगर म्यूज़िक है तो हर चीज़ में जान है, बाकी सब बेकार है। अगर फ़िल्म में सोच लो कि बैकग्राउंड स्कोर नहीं रहेगा तो फ़िल्म फ़िल्म नहीं है। सो म्यूजिक इज एवरीथिंग। अगर आप यहाँ बैठे हो, अगर आपको साइलेंट एकदम से रूम मिल जाएगा, कोई भी साउंड नहीं है, तो भी आपको मजा नहीं आएगा। सो म्यूजिक इज एवरीथिंग। तो वो मतलब इसीलिए यही प्रैक्टिस रही है कि गाना पहले रिलीज होता है, 2-3 गाने रिलीज होते हैं, वो गाने फेमस हो जाते हैं ताकि फिल्म को भी एक सपोर्ट मिले। ओके, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू। वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए थैंक और यू। हमारे दर्शकों को संगीत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रयाग जोशी की कहानी। बड़ोदरा की गलियों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मंच तक सुरों की वो उड़ान जिसमें मेहनत भी थी, धैर्य भी था और जुनून तो कूट-कूट कर था। इनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो संगीत के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा है जो संगीतकार बनना चाहता है और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह की प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी।